हेलो लर्नर, दिस इज रिचा सुरेखा। फ्रेंड्स, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस यूट्यूब चैनल पर, दैट इज यूजीसी नेट जेआरएफ बाय रिचा। फ्रेंड्स, हम अपनी रिसर्च एप्टीट्यूड की सीरीज को आगे बढ़ाते हैं। ये रिसर्च एप्टीट्यूड का पार्ट 9 है, जैसे कि आप स्क्रीन पर देख रहे हैं। और अब मैं आपसे बात करूंगी इसमें सैम्पलिंग से रिलेटेड। ठीक है, तो इसकी पहले वाली जो वीडियोस थे उसमें आपने देखा होगा कि हाइपोथेसिस क्या है, टाइप्स ऑफ रिसर्च, ठीक है, सीक्वेंस जो था हमने रिसर्च का किया कि क्या क्या जो है प्रोसेस होता है रिसर्च का, रिसर्च क्या है, इन सभी बातों को हम पहले कर चुके हैं। अगर अभी तक आपने नहीं देखा तो प्लीज आप उन्हें भी देख लीजिए, जिससे कि आपके वो सारे भी कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। सो स्टार्ट करते हैं सैम्पलिंग। तो सैम्पलिंग समझने से पहले, मतलब सैंपल को समझने से पहले हम समझते हैं और उससे रिलेटेड बातें, जैसे कि एक आपका टर्म होता है पॉपुलेशन। ठीक है, तो पॉपुलेशन क्या होता है, जैसे कि अगर आप मैं आपसे बात करूं कि इंडिया की पॉपुलेशन कितनी है, तो क्या हो जाएगा, हम कंप्लीट इंडिया लेंगे ना, या एक किसी स्टेट की, दिल्ली की पॉपुलेशन कितनी है, तो पूरी की पूरी पॉपुलेशन से आप इस वर्ड से समझिए जिससे आप फैमिलियर हैं, कि वो चीज जो कि कंप्लीट हम हर एक आदमी को काउंट करेंगे तो वो आपकी पॉपुलेशन हो जाएगी। यानी कि रिसर्च में क्या होगा, पॉपुलेशन इन रिसर्च अ पॉपुलेशन इज एंटायर ग्रुप, जिस जिस पे भी जिस वेरिएबल पे या जिस चीज पे, जिस एलिमेंट पे हम स्टडी कर रहे हैं, उसके एंटायर ग्रुप को, कंप्लीट ग्रुप को पॉपुलेशन कहा जाएगा। दैट you are interested in study, it may be a group of people। ये group of people भी हो सकते हैं। जैसे कि अगर मैं किसी किसी एक टाइप के लोगों की बात करूँ, अगर मैं डॉक्टर्स की बात करूँ तो मतलब डॉक्टर्स का कंप्लीट ग्रुप, अगर मैं सभी डॉक्टर की बात कर रही हूँ तो उनका कंप्लीट ग्रुप, अगर मैं केवल गायनोकोलॉजिस्ट के बारे में बात कर रही हूँ तो केवल उनका कंप्लीट ग्रुप। सो पॉपुलेशन को कहीं कहीं पे यूनिवर्स भी लिख दिया जाता है, तो रिसर्च में पॉपुलेशन या यूनिवर्स उसको कहते हैं। अब पॉपुलेशन में एक टर्म आपका यहाँ पर आता है पैरामीटर। जो आपका रिसर्च है वो भी कुछ इसी तरीके से है कि पैरामीटर इज अ मेजर डिस्क्राइब दी होल पॉपुलेशन। पैरामीटर क्या है कि वो जो कंप्लीट पॉपुलेशन को डिस्क्राइब करे, बताए, उनकी कैरेक्टर को बताए, उनकी चीजों को बताए, वो क्या है, पैरामीटर। सो यहाँ पे ध्यान रखना है आपको, पीपी पॉपुलेशन का जो के बारे में जो बताए वो क्या है, पैरामीटर। अब आती है बात सैंपल। जो कंप्लीट पॉपुलेशन थी उसमें से हम कुछ कुछ एलिमेंट्स को उठाएंगे या कुछ लोगों को उठा के उनकी स्टडी करेंगे, उनसे हम डेटा कलेक्ट करेंगे, उनसे हम कुछ क्वेश्चन आंसर कर सकते हैं, क्वेश्चन आयर कर सकते हैं, इंटरव्यू ले सकते हैं, फोकस ग्रुप इंटरव्यू हो सकता है या ऐसा कुछ। तो जिससे हम डेटा कलेक्ट करेंगे, जिस जिस पर्सन से, वो सभी लोग सैंपल कहलाएंगे, वो सभी हमारे सैंपल ग्रुप हैं। So a sample is a smaller group taken from the population is the sample group. This element actually collected from data. अब सैंपल के बारे में जो बताएं वो स्टैटिस्टिक है। ठीक है, तो एस यहाँ पे ध्यान रखना है। स्टैटिस्टिक इज अ मेजर दैट डिस्क्राइब द सैंपल। जो सैंपल को डिस्क्राइब करे वो क्या है, स्टैटिस्टिक। जो पॉपुलेशन को डिस्क्राइब करे वो क्या है, पैरामीटर। नाउ और समझ लेते हैं कि पॉपुलेशन और सैंपल क्या डिफरेंस है। और मेजर क्वालिटी इज कॉल्ड पैरामीटर। जो पॉपुलेशन की मेजर क्वालिटी होती है उसको क्या बोलेंगे, पैरामीटर, पी। और सैंपल की जो मेजर क्वालिटी को क्या कहेंगे, सैंपल, स्टैटिस्टिक, सैंपल का स्टैटिस्टिक। द पॉपुलेशन इज अ कंप्लीट सेट, और जो सैंपल होता है वो पॉपुलेशन का सबसेट होता है। जैसे ये अगर आपकी कंप्लीट पॉपुलेशन है तो इसमें से हमने क्या किया है, दो तीन लोगों को उठा लिया, जैसे इनको ले लिया, इनको ले लिया और इनको ले लिया, इनसे स्टडी कर लिया, तो ये हो गए सैंपल। और ध्यान से इस फिगर को समझिए, अगर पॉपुलेशन से डेटा कलेक्ट किया तो वो क्या हो गया, सैंपल। सैंपल के का जो कैरेक्टरिस्टिक्स बताए वो स्टैटिस्टिक, और जो पॉपुलेशन का कैरेक्टरिस्टिक बताए उनको कंक्लूड करे वो पैरामीटर। अब आती है बात कि सैम्पलिंग फ्रेम क्या होता है इन स्टैटिस्टिक। अ सैम्पलिंग फ्रेम इज अ सोर्स मटेरियल और डिवाइस विच सैंपल ड्रॉन। सैम्पलिंग फ्रेम वो चीज होती है कि जिसके बेसिस पे हम अपना सैंपल कलेक्ट करेंगे। द सोर्स मटेरियल, जो कि कोई सोर्स मटेरियल हो सकता है, कोई डिवाइस हो सकता है जिसके थ्रू हम सैंपल अपना कलेक्ट करेंगे। इट इज अ लिस्ट ऑफ ऑल दोज विद इन अ पॉपुलेशन हु कैन बी सैंपल्ड एंड मे बी इंडिविजुअल, हाउसहोल्ड और इंस्टीट्यूशंस। तो सैम्पलिंग फ्रेम क्या बताता है, जहां जहां से हम डेटा कलेक्ट करेंगे। अब यहाँ पे और ध्यान से समझिए, देखिए अगर ये कंप्लीट वाला क्या है, पॉपुलेशन,
पॉपुलेशन के अंदर आएगा आपका सैंपल, सैम्पलिंग फ्रेम। सैम्पलिंग फ्रेम में से हम कलेक्ट करेंगे सैंपल्स। जैसे सपोजेस की कंप्लीट पॉपुलेशन हो गया, टारगेट पॉपुलेशन अंडर द स्टडी जो होता है वो पॉपुलेशन है, ठीक है। पार्ट ऑफ एक्सेसिबल टारगेट पॉपुलेशन क्या है आपका सैम्पलिंग फ्रेम, और एक्चुअल हमने जिसको स्टडी किया वो आपके सैंपल है। लेट्स सपोज कि अब क्या हुआ कि हमने क्या था, हमारा जो सैंपल होना चाहिए वो गायनोकोलॉजिस्ट वाले डॉक्टर्स हमको चाहिए थे, उनसे हमें कुछ क्वेश्चनर इंटरव्यू वगैरह कराना था। तो हमारी क्या पॉपुलेशन हो गई, जितने भी कंप्लीट गायनोकोलॉजिस्ट हैं वो हमारी पॉपुलेशन हो गई। अब इसमें क्या हो गया कि हम अब जा के तो अब इंटरव्यू नहीं करेंगे, तो जो भी जिनका भी डेटा हमें क्या मिल पाया कि ऑनलाइन होंगे, जो जिनका भी डेटा मतलब उस पे गूगल पे या लिंक्डइन पे कहीं पे ऐसे पड़ा होगा वेबसाइट पे, उनके थ्रू हम डेटा कलेक्ट करेंगे। तो वो पार्ट ऑफ एक्सेसिबल डेटा हो गया कि हम उसके थ्रू करेंगे। अब सपोज है कि गायनोकोलॉजिस्ट 1000 डॉक्टर थे, ठीक है। अब जो ऑनलाइन जिनका डेटा पड़ा था, सपोज है कि वो 500 था ऑनलाइन पड़ा था, और उसमें से हमने कुछ 200 लोगों की स्टडी की। तो इस तरीके से आपका ये होता है सैम्पलिंग फ्रेम, सैंपल और पॉपुलेशन। नाउ सैम्पलिंग डिजाइन क्या है? सैम्पलिंग डिजाइन इज अ फ्रेमवर्क, एक रोड मैप है। सैम्पलिंग डिजाइन, डिजाइन मतलब हम पहले एक वो बना लेंगे, सपोज इसकी एक फ्लो चार्ट बना लेंगे, एक डायग्राम कि हाँ ये काम करना है। तो एक फ्रेमवर्क है, एक रोड मैप है टू सर्व द बेसिस फॉर द सिलेक्शन ऑफ द सर्वे सैंपल, अफेक्ट मेनी इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट्स ऑफ द सर्वे एज वेल। सैम्पलिंग डिजाइन प्रोवाइड द बेसिक प्लान एंड मैथोडोलॉजी फॉर सेलेक्टिंग अ सैंपल, ठीक है। कि किस किस सैंपल को सेलेक्ट किया जाए, ये सैम्पलिंग डिजाइन हमें डिसाइड कराने में हेल्प करता है। सैंपल डिजाइन कैन बी सिंपलर और कॉम्प्लेक्स। अब सैम्पलिंग के मेथड समझ लीजिए, तो जो ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ये ध्यान में रखिएगा। सैम्पलिंग के मेथड को दो तरीके से डिवाइड किया गया है, एक होता है आपका प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग और दूसरा होता है नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग, ठीक है। तो प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग में क्या चीजें होती है, जहां पर सैंपल किसी भी एक सैंपल के सेलेक्ट होने की प्रोबेबिलिटी सेम है, चाहे एक मतलब पूरे पॉपुलेशन में से जो हम सैंपल कलेक्ट करते हैं उनकी प्रोबेबिलिटी सेम होगी, इक्वल चांस ऑफ बीइंग सेलेक्ट इज द प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग। Probability sampling is that everyone your population has known equal chance of getting selected, यानी कि किसी भी पर्सन की सेम चांस होगा कि वो सेलेक्ट किया जा सकता है सैंपल में से। फॉर एग्जाम्पल, इफ यू हैव द पॉपुलेशन ऑफ 100 पीपल, एवरी पर्सन हर पर्सन के सेलेक्ट होने की प्रोबेबिलिटी कितनी हो जाएगी, 1/100, ठीक है, फॉर गेटिंग सेलेक्टेड। प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग गिव्स यू द बेस्ट चांस टू क्रिएट द सैंपल ट्रूली रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द पॉपुलेशन। जब हम प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग का यूज करते हैं उसमें इक्वल चांस होता है क्योंकि सिलेक्ट होने का किसी भी सैंपल के लिए, तो उसको बेस्ट माना गया, बेस्ट रिप्रेजेंटेटिव, वो जो पॉपुलेशन होगा उसका बेस्ट रिप्रेजेंटेटिव होगा हमारा जो प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग अगर हम यूज करेंगे। नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग का मतलब क्या होता है? नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग इज अ मेथड विच नॉट ऑल द मेंबर ऑफ द पॉपुलेशन हैव द इक्वल चांस ऑफ बीइंग सेलेक्टेड, ठीक है। यानी कि अगर 100 लोग हैं तो जरूरी नहीं कि हर एक पर्सन की 1/100 प्रोबेबिलिटी हो, उसमें से कुछ ऐसा क्राइटेरिया हो जाएगा जहां पर कुछ स्पेसिफिक लोग ही सेलेक्ट किए जा सकते हैं। वो कौन कौन से होंगे अभी आपके साथ हम शेयर करेंगे, बट इसको समझिए। For participating in the study, each member of the population is known chance of being selected. Non-probability sampling is most useful in exploratory study like pilot survey. जो non-probability sampling होती है वो exploratory research में उसका बहुत फायदा है। देखिए, मैं ये नहीं कहूंगी कि केवल probability sampling ही अच्छी होती है, वही important होती है, नहीं। दोनों ही सैम्पलिंग की अपनी अपनी खासियत है। कुछ स्पेसिफिक जगह नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग का ही हम इस्तेमाल कर सकते हैं और कुछ ऐसी जगह होती है जहां पे हम प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो अकॉर्डिंग टू दी रिसर्च टॉपिक, अकॉर्डिंग टू दी जैसा कि हमारा रिसर्च टॉपिक है, जैसा हमारा हाइपोथेसिस है, और जैसे जितना हमारे पास लिमिटेड टाइम है या अनलिमिटेड टाइम है, तो उसके बेसिस पे हम ये सब चीजें डिसाइड करते हैं कि हम कौन सा मेथड यूज करें अपने डेटा कलेक्शन के लिए। नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग इज अ टेक्निक इन विच researchers select the sample based on subjective judgment of the researcher.
सो नॉन प्रोबेबिलिटी वहां पर यूज होगी। देखिए नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग की काफी इंपॉर्टेंट बातें होती हैं, जैसे कि सब्जेक्ट रिसर्चर का यहाँ पे क्या है सब्जेक्टिविटी की, रिसर्चर जिसको चाहे वो उसको सेलेक्ट कर सकता है अपने सैंपल के लिए। अब बहुत सारी ऐसी बहुत सारी ऐसी रिसर्च होती है जहां पे रिसर्चर का पॉइंट ऑफ व्यू इंपॉर्टेंट होता है। हमने कई सारी ऐसी टाइप्स ऑफ रिसर्च में देखा, क्वालिटेटिव, बेसिकली उसमें क्वालिटेटिव रिसर्च आपकी कुछ कुछ आएंगे जहां पे रिसर्चर का पॉइंट ऑफ व्यू देखा जाएगा। जैसे एथनोग्राफिक रिसर्च, ऐसी कोई रिसर्च आपकी होती है तो उसमें क्या होगा कि भाई सब्जेक्टिव जजमेंट है तो रिसर्चर अपने अकॉर्डिंग सैंपल को कलेक्ट करेगा डेटा। देखिए ये सारी चीजें मैं आपको इतने इन डेप्थ में, इतने डिटेल में पढ़ा रही हूँ, ये चीजें आपको कहीं पे भी किसी भी यूट्यूब चैनल पर या फिर आप किसी भी जितने भी कोचिंग है ना, अगर आप उनका भी सब्सक्रिप्शन ले ले, स्टडी कर ले, तो भी इन डेप्थ में इतना कहीं नहीं पढ़ाया जाता है। मैंने खुद पढ़ाई की है तो मुझे पता है कि कहाँ पर कितना कैसे पढ़ाया जाता है। इवन बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो कि आपको ना तो किसी बुक में मिलेंगी, ना ही कोई टीचर आपको ऐसे पढ़ाता है। ये धीरे धीरे जब आप पढ़ते हैं, अंडरस्टैंडिंग आपकी बिल्डअप होती है, क्वेश्चन देखते हैं, समझते हैं, उस पर सोचते हैं बैठ के, तो चीजें निकल कर आती हैं। वो सब चीजें मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ जो कि आपको आई थिंक कहीं नहीं मिलेगा। सो अगर आप मुझसे अच्छे से पढ़ रहे हैं तो कुछ ना कुछ अपने ऊपर कॉन्फिडेंस रखिए कि कुछ बहुत अच्छा आपको सीखने को मौका मिल रहा है, तो आप इसको यूटिलाइज कीजिए अच्छे तरीके से। लेट्स देखते हैं कि प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग और नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग कौन कौन सी होती है। तो प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग, जैसे इसको आप नोट डाउन कर लीजिए, ये वाला जो फ्लो चार्ट है ये भी इंपॉर्टेंट है, इससे क्वेश्चन आपको डायरेक्ट मिलेगा। सिंपल रैंडम सैम्पलिंग आपकी प्रोबेबिलिटी होती है, स्ट्रैटिफाइड सैम्पलिंग भी आपकी प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग होती है, सिस्टमैटिक मेथड ऑफ सैम्पलिंग ये भी आपकी प्रोबेबिलिटी होती है, प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग, मल्टी स्टेज सैम्पलिंग एंड क्लस्टर सैम्पलिंग, ये सभी आपकी प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग होती है। ये आपकी नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग है जिसमें डायमेंशनल, स्नोबॉल, परमिसिव, कन्वीनियंस एंड कोटा सैम्पलिंग, ये सभी सैम्पलिंग के जो मेथड हैं वो आपके नॉन प्रोबेबिलिटी वाले हैं। तो इन सभी ये जो प्रोबेबिलिटी और नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग है, इन सभी को अच्छे से समझ लेते हैं कि कौन सी हमारी जो सिंपल रैंडम है, इन सभी को डिटेल में सारी प्रोबेबिलिटी मेथड को अच्छे से क्लियर कर देते हैं। सो फर्स्ट है हमारा सिंपल रैंडम सैम्पलिंग। ये बहुत ही नाम से भी समझ में आ रहा है सिंपल है, और ये वाकई में बहुत ही सिंपल कॉन्सेप्ट है। तो सिंपल रैंडम सैम्पलिंग का मतलब हुआ कि पहली बात तो ये कैसी सैम्पलिंग है, प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग है, ठीक है। इक्वल चांस ऑफ सेलेक्टेड नॉर्मल लाइक अ लॉटरी। जैसे क्या हुआ, इतने सारे, ये अगर हमारी पॉपुलेशन थी तो इसमें से जो हमने सैंपल लिया वो उनका इक्वल चांस होगा सेलेक्ट होने का, यानी कि किसी भी एक पर्सन के इसका या इसका किसी की भी बात करें तो इनका इक्वल चांस होगा सेलेक्ट होने का। जैसे कि आप देखते होंगे लॉटरी टिकट्स होती है तो उसमें इक्वल चांस होता है सेलेक्ट होने का, तो इसको प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग है ये, ठीक है। सिंपल रैंडम सैम्पलिंग इज अ टाइप ऑफ प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग इन व्हिच द रिसर्चर रैंडमली सेलेक्टेड अ सबसेट पार्टिसिपेंट फ्रॉम अ पॉपुलेशन। तो ये बहुत ही सिंपल है, जब पूरे पॉपुलेशन में से हर एक इंसान की सेलेक्ट होने की प्रोबेबिलिटी सेम हो तो वो सिंपल रैंडम सैम्पलिंग कहलाता है। नाउ सिस्टमैटिक सैम्पलिंग, ये भी आपकी प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग है। सिस्टमैटिक में क्या होगा, एक सिस्टम में काम करना है। जैसे इसमें क्या होता कि जो पहला वाला सैंपल होगा ना वो तो हम रैंडम बेसिस पे ले लेंगे, ठीक है, पहला सैंपल रैंडम बेसिस पे लेंगे, लेकिन उसके बाद वाला जो दूसरा सैंपल होगा वो एक सिस्टम के अकॉर्डिंग लेंगे, ठीक है। जैसे हमने यहाँ पर देखा कि सेकंड वाला सेलेक्ट किया था, अब 2 का गैप, फिर 5th वाला सेलेक्ट किया, तो हर बार हमें 2 का गैप करके नेक्स्ट वाला सेलेक्ट करना है। तो 5th किया, 6 7 को छोड़ेंगे, 8 को लेंगे, 9 10 को छोड़ेंगे, 10 11 को लेंगे, तो 12 और 13 जो होगा उसको भी छोड़ देंगे, फिर 14 को यहाँ पर ले लेंगे। तो सिस्टमैटिक में क्या होगा, एक फिक्स टाइम इंटरवल, मतलब या फिर टाइम इंटरवल छोड़िए कि एक फिक्स पैटर्न में हमें सैंपल को लेना होगा। Systematic sampling is a type of probability sampling method in which sample member from the large population is selected according to the random starting point। ये ध्यान में रखिएगा, उसका starting point random होगा but fixed periodic interval होगा, ठीक है। तो ये आपका systematic sampling है।
जैसे यहाँ पर एक और इमेज है, इससे भी समझिए, जैसे हमने सेकंड सेलेक्ट किया फिर 4 किया, अब एक को छोड़ा बीच में तो यहाँ भी 5 छोड़ेंगे, यहाँ पे 7 छोड़ेंगे, 9 छोड़ेंगे, यहाँ पे 11 छोड़ेंगे और 12 को ले लेंगे। तो इस तरह की सिस्टमैटिक सैम्पलिंग होती है। नाउ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, हमारे जो यूजीसी हैं उनका फेवरेट टॉपिक है स्ट्रैटिफाइड और क्लस्टर सैम्पलिंग। इसको बहुत ध्यान से समझिए। स्ट्रैटिफाइड में क्या होता है, ये अगर आपकी पॉपुलेशन है, ठीक है, अब इस पॉपुलेशन में हमने देखा कि 2 तरीके के लोग हैं, एक रेड वाले और दूसरे ब्लू वाले, तो हमने 2 ग्रुप इनको अलग अलग बना लिया। अब इन ग्रुप में से हमें डेटा को कलेक्ट करना है, इनसे भी। अब जो हमने सेपरेट ग्रुप बनाया, ये इसको बोलेंगे स्ट्रेटा, और इसमें से यानी कि हम इसमें से भी सेलेक्ट करेंगे डेटा और इसमें से भी लेंगे सैंपल, दोनों में से लेंगे। ऐसा नहीं करेंगे कि हम किसी एक को उठा के पढ़ लें, यानी कि रेड वाले भी आने चाहिए और ब्लू वाले भी आने चाहिए। इसलिए स्ट्रैटिफाइड सैम्पलिंग अच्छी सैम्पलिंग होती है, क्योंकि यहाँ पर क्या होता है कि हम अगर 2 तरीके की, यानी कि अगर ये हेट्रोजीनियस पॉपुलेशन है तो उसमें से जो हमारा सैंपल बनेगा वो भी हेट्रोजीनियस होगा। ये भी कैसा होगा, आपका हेट्रोजीनियस होगा। देखिए यहाँ पर रेड भी है, पता नहीं आपको शायद ये दिख रहा है, नहीं दिख रहा, रेड भी है और ब्लू भी है। सो यहाँ पर कैसा होगा कि हमारा अगर पॉपुलेशन हेट्रोजीनियस है तो हमारा सैंपल भी हेट्रोजीनियस होगा, उसे स्ट्रैटा सैम्पलिंग कहते हैं। दोनों हर तरह के फीचर्स आने चाहिए हमारे सैंपल में। Stratified random sampling method is a sampling involved dividing the population to the small group called strata. 2 पार्ट में हमने डिवाइड कर लिया, इसको स्ट्रेटा बोलेंगे। द ग्रुप आर स्ट्रेटा आर ऑर्गेनाइज्ड बेस्ड ऑन स्टैंडर्ड कैरेक्टरिस्टिक्स एट्रीब्यूट ऑफ द मेंबर ऑफ द ग्रुप। ये कह रहा है कि इनका जो स्ट्रेटा जो हम बनाते हैं उसके स्टैंडर्ड जो भी एट्रीब्यूट होते हैं, यानी कि उनके जो कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं, उनके बेसिस पे हम 2 ग्रुप बना लेते हैं। द प्रोसेस ऑफ क्लासिफाइंग द पॉपुलेशन इनटू द ग्रुप इज कॉल्ड स्ट्रैटिफिकेशन। इसको जो हम क्लासिफाई करते हैं उसको स्ट्रैटिफिकेशन बोलते हैं, और फिर इसमें से भी हम सैंपल लेंगे और इसमें से भी हम सैंपल लेंगे, तो ये स्ट्रैटिफाइड सैम्पलिंग होती है। ठीक है, रिसर्चर आइडेंटिफाई द डिफरेंट टाइप ऑफ द पीपल, take and make the target population and work out the population needed to sample and representative। जैसे कि अगर देखिए यहाँ पे एक एग्जांपल है, टू सेलेक्ट सम स्टूडेंट फ्रॉम द यूनिवर्सिटी। अगर यूनिवर्सिटी से हमें कुछ स्टूडेंट्स पिक करने हैं, कुछ उनसे इंटरव्यू लेना है, या फिर उनका मतलब हमें ये जानना है कि कहाँ वहाँ पे फैकल्टी कैसा पढ़ाती है, वहाँ का एनवायरनमेंट कैसा है, एग्जाम और हर एक चीज को लेकर के हम पूछना चाहते हैं, तो हम क्या करेंगे, क्या हम किसी एक ही डिपार्टमेंट को लेकर के स्टडी करना वो सही होगा? नहीं, वहां पे हम क्या करेंगे, अलग अलग स्ट्रैटा बना लेंगे। हम उसने क्लासिफाई कर लिया कि यूनिवर्सिटी में कॉमर्स डिपार्टमेंट, आर्ट डिपार्टमेंट, साइंस और सोशल साइंस, ये 4 डिपार्टमेंट है, तो उसने 4 स्ट्रैटा बना लिए। अब क्या किया, कॉमर्स से भी उसने कुछ सैंपल लिया, आर्ट से भी सैंपल लिया, साइंस से भी सैंपल लिया, सोशल साइंस से भी सैंपल लिया, कुछ सैंपल सब जगह से लिया, फिर उस पर स्टडी किया। तो ये क्या हो गया, स्ट्रैटिफाइड सैम्पलिंग हो गया, जहां पे पॉपुलेशन भी हेट्रोजीनियस होगी, सैंपल भी हेट्रोजीनियस होगा। नाउ इसी का अपोजिट आता है क्लस्टर, और ये भी इंपॉर्टेंट है। मोस्ट ऑफ द लोगों को क्लस्टर और स्ट्रैटिफाइड में कंफ्यूजन होती है, सो आप यहाँ पे इसको क्लियर कर लीजिए। Cluster sampling is a researcher divide the population into the smaller group known as cluster. They can be randomly select among these cluster to a form of sample. वो form करता है एक sample को। Cluster sampling is a method of probability sampling that is often used to study the large population, particularly those who are widely geographically disparate. देखिए cluster sampling का जो पहले तो आप समझिए कि cluster sampling होती क्या है, probability sampling होती है, ठीक है, यानी कि यहाँ पे भी इक्वल चांस ऑफ बीइंग सेलेक्टेड होता है। बट यहाँ पे होता क्या है कि जो हमारी पॉपुलेशन होती है वो कैसी होगी, हेट्रोजीनियस। हेट्रो और होमो का मतलब आपको पता है ना, हेट्रो का मतलब होता है अलग अलग, होमो का मतलब होता है एक जैसा। तो हेट्रोजीनियस पॉपुलेशन होती है। अब उस पॉपुलेशन में से हम किसी एक टाइप के लोग को उठा करके, जब पूरी कंप्लीट एक लोग को उठा करके या एक कंप्लीट 2 लोग को उठा करके पूरा जो है स्टडी करते हैं, तो उसको क्लस्टर सैम्पलिंग कहते हैं। यानी कि हेट्रोजीनियस पॉपुलेशन में से जब हमारे सैंपल कैसे हो, होमोजीनियस होते हैं, तो वो क्लस्टर सैम्पलिंग कहलाती है। इसका यूज कहाँ पर करते हैं, अगर कोई किसी कंट्री के बारे में स्टडी करना हो तो अब पूरी कंट्री से डेटा कलेक्ट करना बहुत मुश्किल होता है, तो वहां पर क्या होगा
कि हम किसी एक स्टेट को या एक सिटी को उठा के स्टडी किया तो वो आपकी क्लस्टर सैम्पलिंग हो गई। इट इज द टेक्निक इन विच द पॉपुलेशन इज डिवाइड इनटू ऑलरेडी एग्जिस्टिंग ग्रुप। ये तब यूज किया जाएगा जहां पर जो पॉपुलेशन होगी वो ऑलरेडी एग्जिस्टिंग है ग्रुप, कुछ ग्रुप में वो पहले से ही होंगी और किसी एक ग्रुप को उठा करके, एक कंप्लीट ग्रुप को उठा के स्टडी कर लिया जाएगा, तो वो आपकी क्लस्टर सैम्पलिंग होगी। जैसे ये देखिए यहाँ पर 1 2 3 4 5 ग्रुप हैं, 5 ग्रुप में से हमने एक ग्रुप उठाया और इसको स्टडी कर लिया, ठीक है। ये क्या थी, ये पॉपुलेशन था, ये क्या है, ये कंप्लीट क्या है, पॉपुलेशन है, ठीक है। और ये पॉपुलेशन कैसी है, हेट्रोजीनियस है। ये क्या है जिसको स्टडी किया, ये है सैंपल, ठीक है। अब ये सैंपल कैसे हैं हमारे, होमोजीनियस है, ठीक है, एक जैसे हैं। नाउ नेक्स्ट इज दी मल्टी स्टेज सैम्पलिंग। मल्टी स्टेज सैम्पलिंग का मतलब क्या होता है, जस्ट सैम्पलिंग, मल्टी स्टेज क्लस्टर सैम्पलिंग, यू ड्रॉ द सैंपल फ्रॉम द पॉपुलेशन यूजिंग द स्मॉलर एंड स्मॉलर ग्रुप एट ईच स्टेज। यानी कि क्या होता है, हम ऐसे ऐसे डेटा कलेक्ट कर रहे हैं, समझ में आया कुछ सीक्वेंस की, पहले हमने ज्यादा किया फिर धीरे धीरे नैरो करते जाते हैं। दिस मेथड इज ऑफन यूज्ड टू कलेक्ट डेटा फ्रॉम अ लार्ज जियोग्राफिकल स्प्रेड ग्रुप पीपल एंड नेशनल सर्वे। मल्टी स्टेज का मतलब होता है बार बार डेटा कलेक्ट करना। मल्टी स्टेज के यहाँ पर एक इमेज है, जैसे देखिए यहाँ पर पहले ये था, फिर ये हमने डेटा कलेक्ट किया, फिर ये डेटा कलेक्ट किया, सो ऐसे डेटा कलेक्शन होता है ना। नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग, जो हमारी इक्वल चांस ऑफ बीइंग सिलेक्टेड नहीं था, जहाँ पे एक भी किसी भी पर्सन के सिलेक्ट होने का इक्वल चांस नहीं है, वो नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग होती है। वो कौन कौन सी थी, डायमेंशनल, स्नोबॉल, पर्पसिव, कन्वीनियंट एंड कोटा सैम्पलिंग। फिर से रिवाइज करा रही हूँ, अगर अभी तक भी नहीं लिखा तो लिख लीजिए। नाउ कन्वीनियंट सैम्पलिंग क्या है, तो कन्वीनियंट का मतलब आप सिंपल ध्यान से समझ लीजिए कि जो रिसर्चर होता है वो अपनी कन्वीनियंस ही देखता है, उसके लिए जो सैंपल है कलेक्ट करना, जहां पर उसका कन्वीनियंस होगा उसके अकॉर्डिंग वो सैंपल कलेक्ट कर रहा है, तो उसको कन्वीनियंट सैम्पलिंग कह सकते हैं। Convenience sampling is also known as grab sampling, accidental sampling, opportunity sampling that involve the sample being drawn from the part of the population is close to hand। यानी कि क्या हुआ, जो रिसर्चर के बहुत पास है या इजी हो सकता है डेटा कलेक्ट करना, वो कन्वीनियंट सैम्पलिंग होती है। जैसे कि फेसबुक पे पोल करके, अब जैसे कि आपने भी देखा होगा कि मैंने अपने टेलीग्राम चैनल पर बच्चों से पूछा कि पेपर 2 में आप क्या प्रेफर करेंगे, एमसीक्यू, पीवाईक्यू, थ्योरी, इस तरह के क्वेश्चन। तो ये क्या हुआ, कन्वीनियंट, कि मतलब मुझे अगर डिसाइड करना है, मुझे डेटा लेना है कि क्या करें, तो मेरे लिए बहुत कन्वीनियंट है कि मैं अपने ग्रुप पे ही बच्चों से पूछ लूं। सो उसके अकॉर्डिंग हो गया कि भाई रिसर्चर के लिए जो इजी है, तो वो फेसबुक पे पोल करके जो डेटा कलेक्ट कर सकता है, या व्हाट्सएप पे आपको भी देखो कई बार मेल आते होंगे, या फेसबुक पे भी मैसेजेस आते होंगे कि आप इसको सर्वे कीजिए या रिसर्च चल रहा है, तो आप अपने प्लीज डेटा यहाँ पर दे सकते हैं। तो उसके थ्रू जब कन्वीनियंटली, जो रिसर्चर के जो कन्वीनियंट में होगा उसके अकॉर्डिंग जो डेटा कलेक्शन का वो मेथड यूज करेगा, वो कन्वीनियंट सैम्पलिंग होता है। जैसे ये सारी अगर पूरी पॉपुलेशन है और यहाँ पे ये रिसर्चर है, तो अब ये क्या करेगा, इसके पास जो लोग होंगे उन्हीं से पूछ लिया और अपना जो है सैंपल बना लिया और उसके अकॉर्डिंग को एनालिसिस करके रिजल्ट फाइंड आउट कर लिया। ये इनके पास नहीं जा रहा है पूछने, क्यों, क्योंकि उसके पास में ही 2 4 10 लोग मिल गए, उन्हीं से पूछ के और डेटा कलेक्ट कर लिया। नाउ कोटा सैम्पलिंग। कोटा सैम्पलिंग में क्या होता है कि हमारे सैंपल में जब रिसर्चर डिसाइड करे कि मेरे सैंपल में वही चीजें आए जो सिर्फ और सिर्फ जिनके अंदर ये कैरेक्टरिस्टिक्स हो, उसे कोटा सैम्पलिंग कहते हैं। लेट्स सपोज एज मैं एक सिंपल एग्जांपल से बताती हूँ, जैसे कि बहुत फैमिलियर होंगे आप, कि जब आप किसी यूनिवर्सिटी में कोई जनरल पर्सन है, कोई जनरल बैकग्राउंड से है, ठीक है, जनरल कैंडिडेट, वो अगर कहीं पे भी जॉब के लिए अप्लाई करे, अगर वहां पर जनरल के लिए, ठीक है, और रिजर्व कैटेगरी के लिए जैसे ST SC OBC या किसी के लिए अगर वैकेंसी है, तो अब मैंने डिसाइड किया कि भाई मेरे जो डिपार्टमेंट है उसमें 2 लोग ST मतलब शेड्यूल्ड ट्राइब ट्रिब्यूनल वाले लोग आए, 2 कैंडिडेट, तो ये क्या हो गया, ये कोटा हो गया कि जिनके जो ST होंगे अब वही आएंगे, चाहे मार्क्स अब किसी जनरल के उससे ज्यादा है या OBC के उससे ज्यादा है,
तो वो नहीं आएंगे, क्योंकि यहाँ पे कोटा किसका है, एसटी का। मुझे यही पर्टिकुलर 2 लोग चाहिए। तो ये हुआ कोटा सैम्पलिंग। कोटा सैम्पलिंग इज यूज्ड टू लिस्ट वेयर द रिलेवेंट कंट्रोल कैरेक्टरिस्टिक्स, मैंने कंट्रोल कर दिया कैरेक्टरिस्टिक्स को, ठीक है, एंड देयर डिस्ट्रीब्यूशन इन द टारगेट पॉपुलेशन। दिस इज डन टू इंश्योर दैट द कंपोजिशन ऑफ द सेलेक्टेड सैंपल ग्रुप इज रिप्रेजेंट ऑफ द कंपोजिशन ऑफ द टारगेट पॉपुलेशन। ये कहता है कि ये वो उस चीज को शो करेगा कि जिनमें वो कैरेक्टरिस्टिक जो मुझे चाहिए था वो मिला, तभी वो एंटायर पॉपुलेशन को बताएगा। तो जैसे कि ये है कि मुझे कैसे चाहिए, मेल हो और अबव 40 हो। तो ये था हमारा क्या, पॉपुलेशन, बट हमने क्या लिखना, हमने क्राइटेरिया क्या सेट कर दिया, कोटा, कि मेल और जिनकी एज अबव 40 होगी उनको हम सैंपल अपना मानेंगे। तो ये हमारे सैंपल हो गए। नाउ डायमेंशनल, ये बिल्कुल ही कोटा सैम्पलिंग जैसा होता है, बस डिफरेंस यहाँ पर ये होता है कि कोटा सैम्पलिंग में अगर हम एक कैरेक्टरिस्टिक्स मतलब कंट्रोल करते हैं तो यहाँ पे कुछ ज्यादा कैरेक्टरिस्टिक्स को रख दिया जाए कि ये चीज भी होनी चाहिए। जैसे अगर मान लीजिए मैंने रखा कि मेल हो, ठीक है, अबव 40 हो, ठीक है, और वो इंडिया में ही रहने वाला हो, रेजिडेंस उसका कैसा होना चाहिए, इंडियन रेजिडेंसी होनी चाहिए, और हमने ये भी रख दिया कि वो एक मेट्रो सिटी का पर्सन होना चाहिए, क्योंकि हमारा कुछ जो रिसर्च हाइपोथेसिस था वो कुछ ऐसा ही था कि मेट्रो सिटी पे मैं रिसर्च कर रही थी, सो वो मेट्रो सिटी का होना चाहिए। अब अगर इतने सारे मैंने जो है कैरेक्टरिस्टिक्स पे कंट्रोल रखा तो ये क्या होगा, डायमेंशनल सैम्पलिंग। सो डायमेंशनल और कोटा बहुत ही क्लोजर हैं। जब डायमेंशन ज्यादा हो जाएंगे ये कंट्रोल कैरेक्टरिस्टिक्स तो उसको डायमेंशनल सैम्पलिंग कहते हैं। Dimensional sampling is an extension of the quota. The researcher take into the account of several characteristics जैसे gender भी रख दिया, income, residence, education, इस तरह की चीजें। The researcher must ensure that there is a least one person in the study, मतलब एटलीस्ट एक लोग तो आए ही उनके स्टडी में, जिसके वो स्टडी कर पाए, सैंपल में आए। Now next आता है snowball sampling. Snowball sampling is use a small pool of initial information of the nominee through the social network and participant who meet the eligible criteria and could potentially contribute to the study. जैसे अब यहाँ पर ये समझिए कि जो ये क्या है, रिसर्चर, इसको डेटा चाहिए। तो यहाँ पर अगर मुझे कोई ऐसा डेटा चाहिए, ऐसे मैं जानना चाहती हूँ कि जैसे कुछ चीजें होती है ना जो कि अपने पर्सनल कैरेक्टरिस्टिक जो लोग छुपाते हैं या नहीं बताना चाहते हैं, मे बी कुछ भी रीजन हो सकता है कि सोसाइटी में उनको वैसा एक्सेप्टेंस नहीं मिलता है या उस तरह की चीजें, बट हम उन लोगों का हम डेटा जानना चाहते हैं। तो क्या करेंगे कि हम किसी एक पर्सन को, जैसे हमने उससे बात की, उससे मिले, उसको हमने पकड़ा, मतलब उससे हमने डेटा कलेक्ट किया, किसी एक पर्सन से हमको डेटा मिल गया कि ऐसा ऐसा है, तो उससे हमने बातचीत की, थोड़ा फैमिलियर हुआ, तो फिर उससे हमने कुछ क्वेश्चंस किए और हमें अपना डेटा मिल गया जो हमें रिसर्च करना था। अब इसी पर्सन के थ्रू लिंक बना के, जब चेन बनती है, लिंक बना के हम दूसरे पर्सन के पास पहुंचते हैं, तो वो स्नोबॉल सैम्पलिंग होती है। जैसे वो कोई स्पेसिफिक कैरेक्टरिस्टिक्स हो सकता है किसी भी पर्सन का, और इस तरह की अगर चीजें होती हैं तो वो स्नोबॉल सैम्पलिंग में आता है। नाउ मूव ऑन द क्वेश्चंस। अ वेरिएबल दैट मेजर द इफेक्ट मैनिपुलेटेड वेरिएबल इज नोन एज। ये कह रहा है कि वो वेरिएबल बताइए जहां पर हम वेरिएबल को मैनिपुलेट कर सकते हैं। तो सेम क्वेश्चन पहले भी आ चुका है, तो मैंने बताया था कि डिपेंडेंट वेरिएबल हो सकते हैं या फिर इंडिपेंडेंट वेरिएबल होंगे। इंडिपेंडेंट वेरिएबल को हम क्या करते हैं, चेंज करते हैं, और उनका इम्पैक्ट हम डिपेंडेंट वेरिएबल पर चेक करते हैं। तो हम चेंज करते हैं, हम इनको मैनिपुलेट करते हैं, कम ज्यादा सारी चीजें करके चेक करके देखते हैं कि क्या इम्पैक्ट पड़ रहा है डिपेंडेंट वेरिएबल का। सो यहाँ पर देखिए क्या कह रहे हैं, मैनिपुलेशन किसका हुआ, मैनिपुलेशन हुआ इंडिपेंडेंट वेरिएबल का, बट हमें क्या चेक करना है, इसका इफेक्ट। इफेक्ट हम किस पे देखते हैं, डिपेंडेंट वेरिएबल पे देखते हैं, तो इसका आंसर डिपेंडेंट वेरिएबल होगा। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, स्नोबॉल सैम्पलिंग इज अ प्रोसेस ऑफ सेलेक्टिंग द ग्राम्स पीपल यूजिंग। कह रहा है कि स्नोबॉल सैम्पलिंग में हम किस तरीके से लोगों से डेटा कलेक्ट करते हैं। तो मैंने क्या बताया था कि पहले हम किसी भी तरह से एक पर्सन से थोड़ा बात करेंगे, फैमिलियर होंगे, फिर उसी के थ्रू हमें दूसरा मिलेगा, फिर उसके थ्रू हमें तीसरा मिलेगा। इस तरीके से जो हम सैम्पलिंग कलेक्ट करते हैं, स्नोबॉल सैम्पलिंग होती है।
तो यहाँ पर कैसा होता है कि हम वहां पर नेटवर्क बनाते हैं ना। इन केस ऑफ पॉपुलेशन ऑफ द रिसर्च इन हेट्रोजीनियस, पॉपुलेशन हमारी कैसी है, हेट्रोजीनियस नेचर है। Which of the following technique is ensure the optimum representative of the sample unit? ठीक है, ये क्या है, ऑप्टिमम रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द सैंपल यूनिट, यानी कि सबका जो पॉपुलेशन है वो कैसी है, हेट्रोजीनियस, सब अलग अलग है। और हमें कौन सी सैम्पलिंग मेथड यूज करें जहां पे सबके बारे में ऑप्टिमम रिप्रेजेंट कर पाए, तो वहां पर हम कैसा यूज करेंगे, जब हम सबका ग्रुप बना लें, ठीक है, और फिर सब में से एक एक सैंपल या कुछ कुछ सैंपल उठा के हम स्टडी करें, तो वो क्या हो जाएगा, हमारा स्ट्रेटिफाइड सैम्पलिंग हो जाएगा। जैसे यहाँ पे बताया था ना, इस तरीके से होता है stratified random sampling. Which of the following researcher type of the potential to enhance teaching competency? टीचिंग के लिए कौन सा रिसर्च होता है, तो मैंने आपको पहले ही बताया था कि यहाँ पर एक्शन रिसर्च होता है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, द प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग प्रोड्यूस मोस्टली यूज इन विच ऑफ द फॉलोइंग रिसर्च? प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग मोस्टली कहाँ पर यूज होगी? सो देखिए, मैंने इसको किस तरीके से समझा था, जहां तक ये हर बार जैसा होता है कि सैम्पलिंग मेथड दो तरीके के होते हैं, प्रोबेबिलिटी और नॉन प्रोबेबिलिटी। अभी तक हमने इसी दो ही पढ़ा, ठीक है। तो प्रोबेबिलिटी जो होगा वो ज्यादातर आपका क्वांटिटेटिव टाइप का डेटा को कलेक्ट करने में हेल्प करेगा। क्वांटिटेटिव रिसर्च में हम इसका, क्वांटिटेटिव टाइप की जो रिसर्च होती है उसमें हम ज्यादा यूज करेंगे। नॉन प्रोबेबिलिटी की अपनी इंपॉर्टेंस है, जहां पर रिसर्चर के पॉइंट ऑफ व्यू को, उसके पॉइंट ऑफ व्यू को मतलब कंसीडर किया जाएगा, वहां पे हम नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग का मोस्टली यूज करते हैं। इस बात को ध्यान से समझ लीजिए कि जहां पर रिसर्चर का पॉइंट ऑफ व्यू होगा वहां पे नॉन प्रोबेबिलिटी। अब बात करते हैं कि प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग में कौन कौन सी रिसर्च टाइप आपकी आएंगी। तो सर्वे में क्या होता है, सर्वे कंडक्ट कराते हैं ना, जहां पे रैंडमली किसी को भी सेलेक्ट कर सकते हैं। तो सर्वे आपका कैसा हुआ, एक क्वांटिटेटिव रिसर्च है। तो ये आपकी क्या हो जाएगा, यहाँ पे प्रोबेबिलिटी मेथड यूज करेंगे। एक्सपेरिमेंटल में भी रिसर्चर के पॉइंट ऑफ व्यू को नहीं देखते, हम एक्सपेरिमेंट करते हैं, जो भी आउटकम आता है हम एज इट इज लिख देते हैं। तो ये भी एक तरीके का आपका क्वांटिटेटिव हो गया, और यहाँ पे भी प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग का यूज करेंगे। फिनोमिनोलॉजिकल देखिए यहाँ पे लिखा भी है, बेस्ड रिसर्चर। तो फिनोमिनोलॉजिकल बेस्ड रिसर्च जो है वहां पर कौन सी स्टडी की जाएगी, ये तो रिसर्चर का पॉइंट ऑफ व्यू होता है। तो ये कैसा हो गया, एक तो ये क्वालिटेटिव हुआ, और यहाँ पर जो मेथड यूज करेंगे वो नॉन प्रोबेबिलिटी यूज होगा। नेक्स्ट क्या है, डी इज द एक्शन रिसर्च। एक्शन रिसर्च आपका क्वालिटेटिव हो जाएगा, और यहाँ पर आपकी नॉन प्रोबेबिलिटी होती है ना ज्यादातर। यहाँ पे तत्काल ये क्या होता है, यहाँ पर हम सुधारात्मक अप्रोच होती है ना, एक्शन रिसर्च आपको बताया था। तो ये तो क्वालिटेटिव हो गया, रिसर्चर पे बेस्ड हो गया। नेक्स्ट क्या है, कोरिलेशन बेस्ड ऑन रिसर्चर। कोरिलेशन जो स्टडी होती है वो आपकी एक तरीके से क्वांटिटेटिव होती है, दोनों के बीच में रिलेशन कैसा है बस ये डिफाइन करना, वहां पे रिसर्चर का पॉइंट ऑफ व्यू नहीं यूज करते। सो ई हो जाएगा, तो ए, बी और ई ये आपका आंसर होगा। Now next question क्या है, in which of the following sampling method employed in the research the unit of comprising the sample given equal and independent chance? Equal और independent chance होगा, वो कौन सी सैम्पलिंग होगी? तो स्टेज सैम्पलिंग, क्लस्टर सैम्पलिंग, डायमेंशनल और स्नोबॉल। तो यहाँ पर तो वो सैम्पलिंग आएगी ना जो आपकी प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग की बात करेंगे, ठीक है। स्नोबॉल कैसी होती है, नॉन प्रोबेबिलिटी होती है। डायमेंशनल ये भी नॉन प्रोबेबिलिटी होती है। क्लस्टर ये आपकी प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग का पार्ट है। सो आंसर क्या हो जाएगा, बी। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग एप्रोप्रिएट रिड्यूस रैंडम एरर। ये एरर से रिलेटेड क्वेश्चन है। तो रैंडम एरर जो आपके में आ रही है अगर किसी में बार बार, तो उसको हम कैसे रिड्यूस कर सकते हैं। सो सेलेक्ट द लार्ज सैंपल साइज, administrate the test after the gap 1 week, administrate the treatment of the same way every time and administrate the manipulation check. So यहाँ पे आंसर क्या होगा, administrate the treatment the same way every time। क्यों, क्योंकि ये देखिए जो आपकी जो रैंडम में आप जो रैंडम मेथड है कलेक्ट करने का, उसमें आपकी एरर आ रही है।
तो हमें क्या करना होगा कि सेम हर बार जो है सेम मेथड हमें यूज करना होगा, हर सेम टाइम पे सेम तरीके से यूज करना होगा, तभी वो रैंडम एरर को हम रिड्यूस कर सकते हैं। सो फ्रेंड्स, इस वीडियो में इतना ही। आई होप कि आपको बहुत अच्छे से रिसर्च एप्टीट्यूड समझ में आ रहा होगा, और अगर कोई भी डाउट है तो आप हमें टेलीग्राम चैनल पे भेज सकते हैं, और इसी तरह आप अच्छे से पढ़ते रहिए। आपको और भी प्लेलिस्ट है हमारे यूट्यूब चैनल पर। अगर आपने टीचिंग एप्टीट्यूड है, मैनेजमेंट है एंड डेटा इंटरप्रिटेशन की सीरीज है, अगर वो सब आपने नहीं देखा तो प्लीज आप उसे देखिए, क्योंकि आपको बहुत हेल्प मिलने वाली है। क्योंकि मैंने प्रॉफिट एंड लॉस, एवरेज बेस, इन सब पे बेस्ड डेटा इंटरप्रिटेशन कराया हुआ है। आप उसे देखिए, आपको जरूर एग्जाम में हेल्प मिलेगा। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।